अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पुशाली ने एक बार फिर नक्शे पर नजरें जमा दी। हम समरनोव के क्वार्टर वाले अकबी बगीचे की दीवार फांद कर अंदर दाखिल होंगे। सबसे पहले हम समरनोव को काबू करेंगे। यह काम मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो रात को 10-11 बजे के बाद माउंट लेवनिया क्लब से बुर्ज खेल कर वापस आ जाता है। थोड़ी देर मुताला करता है और म्यूजिक सुनता है, फिर सो जाता है। बस उसी वक्त हमें हमला करना होगा। तय ये हुआ कि हम स्याह रंग की तंग पतलून कमीज में मलबूस होकर हमारे पाँव में नीले रंग के रबर के जूते होंगे। सलेंसर वाला रिवॉल्वर पोशाली के पास रहेगा। मैं चाकू अपने पास रखूंगा। रात 10:30 बजे तक हम पोशाली के फ्लैट में ही बत्ती बुझाकर बैठे रहेंगे। वहाँ से ठीक 10:30 बजे सफारत खाने की तरफ रवाना होंगे। सफारत खाना वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम कोई टैक्सी वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि अलग अलग चलते हुए बंगले की अकबी दीवार के पास आकर मिलेंगे। एहतियात के तौर पर यह भी तय हुआ कि दिन के वक्त हम किसी न किसी बहाने बंगले के अकबी हिस्से में वाक़िया समरनोव के क्वार्टर की दीवार का जायजा लेंगे। पोशाली उस दीवार को एक बार जाकर देख आई थी। मैं रात के 11 बजे पोशाली के फ्लैट से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। बड़ी सड़क पर आकर टैक्सी लिया और अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट कर देर तक कल के कमांडो ऑपरेशन के बारे में गौर व फिक्र करता रहा। किसी वक्त यह मिशन आसान लगता, किसी वक्त महसूस होता कि हम मौत के मुंह में जाने वाले हैं। अपने एजेंट ने अभी तक हम में से किसी के साथ खुफिया फ्रिक्वेंसी पर कोई बात नहीं की थी। मैं दूसरे दिन हस्बे मामूल सफारत खाने में आकर अपने मामूल के मुताबिक मसरूफ़ हो गया। पोशाली से दोपहर तक मेरा आमना सामना न हो सका। इस दौरान ट्रैश फेंकने के बहाने मैं सफारत खाने के पिछवाड़े गया। यहाँ समरनोव के क्वार्टर की दीवार को देखा। यह कद आदम दीवार थी। उसकी दूसरी जानब दूसरे सफारती अफसरों के बंगलानुमा क्वार्टर थे। सफ़ीर और फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह सफारत खाने की ऊपर वाली मंजिल के फ्लैटों में रहते थे। दीवार के करीब करीब कोई दरख्त नहीं था। शायद दरख्त सिक्योरिटी की खातिर कटवा दिए गए थे। इस दीवार को फांदा जा सकता था। हैरानी की बात थी कि दीवार के ऊपर खारदार तार नहीं लगा था। असल में श्रीलंका में इस सफारत खाने वालों के हालात साजगार और पुरसकून थे। कभी इनके किसी सफारतकार पर हमला नहीं हुआ था। मैंने ट्रैश खाली ड्रम में फेंका और वापस आकर सफारत खाने के बाग में एक जाने बैठकर बीड़ी पीने लगा। लंच के बाद से पैर में कॉरिडोर का फर्श साफ कर रहा था कि पोशाली सामने से नमूदार हुई। वो हाथ में कागज लिए तेज कदमों से चली आ रही थी। मेरे करीब से गुजरते हुए उसने मैनिखेज नज़रों से मुझे देखा और कोई बात किए बगैर तय खाने के नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ उतरने लगी। आज रात हमें हमला करना था। यह हमला हमारी मौत की सूरत में ही ख़त्म हो सकता था और हम चाणक्य प्लान उड़ा के ले जाने में कामयाब भी हो सकते थे। 4 बजे छुट्टी करके मैं अपने क्वार्टर में आकर लेट गया और बज़ाहिर अंग्रेजी की एक किताब खोलकर अपनी आंखों के सामने कर लिया। असल में मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, मेरा जहन रात के मिशन में उलझा हुआ था। पोशाली पर मेरा यकीन भी था और किसी वक्त ये यकीन मुतज़लज़ल भी हो जाता था। रात को मैंने चौक के रेस्तोरां में आकर खाना खाया। जब रात के 8:45 बजे तो मैं बस में सवार होकर पोशाली के समंदर वाले फ्लैट की तरफ चल दिया। पोशाली के फ्लैट की सारी बत्तियां बुझी हुई थीं। मेरी खास दस्तक पर पोशाली दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने बेडरूम में ले गई। यहाँ मेज़ पर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी रोशनी बड़ी मुश्किल से कमरे को रोशन किए हुए थी। पोशाली ने अलमारी में से स्याह रंग की 2 जीन्स और उसी रंग की 2 शर्टें निकाल कर मेज़ पर रख दी और बोली, ये हम दोनों के साइज की हैं। फिर उसने नायलॉन की 2 रस्सियाँ और कपड़े की टेप का रंग निकाल कर मुझे दिखाया। यह टेप अस्पतालों में जख्मियों की पट्टी के ऊपर अपनी जगह पर जमा रहने के लिए लगाया जाता था। इससे बढ़कर ज़बरदस्त चिपकने वाली कपड़े की टेप और कोई नहीं हो सकती थी। पोशाली अपनी पतलून, टी शर्ट और जाकर बूट लेकर बाथरूम की तरफ चली और बोली, इतनी देर में तुम कपड़े तब्दील कर लो। मैंने उसके जाते ही काली जीन्स और टी शर्ट पहन लिया। दोनों कपड़े मेरे जिस्म के साथ चिपक गए थे, मगर मैं आसानी से हरकत कर सकता था। बूट भी फिट थे। थोड़ी देर में पोशाली बाथरूम से बाहर निकली तो वो भी पूरी कमांडो बन चुकी थी। उसने नायलॉन की रस्सी अपनी पतलून की जेब में संभाल कर रख लिया। रिवॉल्वर का मैगजीन चेक किया, उसमें पूरी 12 गोलियां भरी हुई थी। सलेंसर को खोलकर नाली पर दोबारा फिट किया। पोशाली ने एक बार फिर सफारत खाने के कमरों का नक्शा निकाल कर सामने रख लिया और हम उसे गौर से देखने लगे। फिर उसने नक्शा लिपेट कर अलमारी में लॉक करके रख दिया और बोली, तुम अगर पहले पहुंच जाओ तो समरनोव के क्वार्टर की अगली दीवार के पीछे मेरा इंतज़ार करना।
रात को गेट पर सिर्फ एक ही संभाली सिपाही पहरा देता है, कोई दूसरी गार्ड राउंड पर नहीं होती। अगर कोई सिपाही उधर आ निकला तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना होगा। चाकू मैंने इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास रहने दिया है। फिर उसने कार्नस पर रखी हुई घड़ी को देखा। अभी 11 भी नहीं बजे थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। पोशाली किचन में चली गई और चाय बना कर ले आई। चाय बगैर दूध के थी। ये इसलिए कि हमारे असाब होशियार हैं, ऊँघ आ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे गरम गरम तलख चाय ने मुझे चाको चौबंद कर दिया। हम अपने ही मिशन के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने 3-4 सिगरेट फूंक डाले। दरअसल अंदर से मुझे इस मिशन की कामयाबी में कुछ शक सा था, जिसकी वजह से मैं कुछ मुस्तरब था, मगर दिल में यह तय कर रखा था कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो पोशाली को हर हालत में वहां से निकाल कर ले आऊँगा। सफारत खाने का बंगला वहां से 10 मिनट का रास्ता था। पोशाली ने मुझे एक आसान रास्ता बता दिया था। वो दूसरी सड़क पर से होकर वहां जा रही थी। ठीक 11:15 बजे पोशाली उठ खड़ी हुई। उसने रिवॉल्वर निकाल कर आखिरी बार चेक किया और बोली, तुम पहले निकलोगे। मैंने चाकू पतलून की सीधी जेब में रखा हुआ था। मैंने सिगरेट बुझाया और पोशाली को खुदा हाफिज कहा। उसने कोई जवाब ना दिया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। उसने मुझे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। दरवाजे से निकलते ही मैंने सड़क पर आने की बजाय अपना रुख साहिल समंदर के नारियल के दरख्तों की तरफ कर लिया। इस रास्ते से मैं पहले भी 2-1 बार गुजर चुका था। यह इलाका सुनसान था। दूर सड़क पर से गाड़ियां गुजर रही थीं। यहाँ दरख्तों के नीचे जमीन रेतली थी। मेरे कपड़े सियाह रंग के थे, जिसकी वजह से मैं अंधेरे में घुल मिल गया था। आगे एक छोटी सड़क क्रॉस करने के बाद फिर एक गैराबाद छोटे से मैदान में दाखिल हो गया। अब कुछ फासले पर बंगलों की एक कतार की रोशनियां नजर आने लगी थी। इन्हीं बंगलों में एक बंगले में वो सफारत खाना था जो हमारा टारगेट था। मैं दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि ये मिशन कामयाबी से हमकनार हो। जिस सड़क पर थोड़ा थोड़ा फासला छोड़कर बंगले बने हुए थे, वो सड़क बिल्कुल खाली थी। मैं सड़क के नशे में पल भर के लिए रुककर सड़क का जायजा लेने लगा। तकरीबन सभी बंगलों के बरामदों में बल्ब जल रहे थे। बाएं हाथ 2 मंजिला बंगला था। उसके बंद गेट के बाहर एक छोटे कद का सनहाली पहरे पर मौजूद था। उस सनहाली सिपाही से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे पहले वाले दोनों बंगलों के पहलू से गुजरकर सफारत खाने के हक में जाना था। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि पोशाली किसी भी इलम में पहुंचने वाली थी। आखिरी बार मैंने सड़क के दाएं बाएं नज़र दौड़ाई और मौका देकर तेजी से सड़क क्रॉस कर गया। जिस बंगले के करीब से गुजरकर मैं उसकी दीवार के साथ साथ चलने लगा, उसमें से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ बुलंद हुई। थोड़ी देर के बाद ये आवाज़ गायब हो गई। बंगलों के पीछे जमीन पर गड्ढे पड़े हुए थे। यहाँ से मिट्टी निकाली गई थी। इन गड्ढों के किनारों पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। रात अंधेरी थी। आसमान पर कभी बादलों के टुकड़े तैरने लगते और कभी तारे झिलमिलाने लगते थे। अब मैं पूरी तरह होशियार और चौकस था। मैंने चाकू जेब से निकालकर हाथ में पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। कोई भी चौकीदार अचानक सामने आकर मुझे ललकार सकता था। मैं झुककर दीवार के करीब आकर रुक गया। यहाँ खुदरू झाड़ियों की कसरत थी। ये झाड़ियाँ 4-5 फुट ऊंची थीं। मैंने झाड़ियों के पीछे से सफारत खाने के अकबीलान में निगाह डाली। यह रूसी ऑफिसर समरनोव के कमरे का पिछवाड़ा था। अकबी बरामदे में एक बल्ब जल रहा था। क्वार्टर के एक कमरे में रोशनी हो रही थी। पोशाली को इन कमरों का हदूद अरबा मालूम था। वो इस क्वार्टर 2-1 बार जा चुकी थी। मैं दीवार के सामने झाड़ियों में छुप कर बैठ गया और पोशाली का इंतजार करने लगा। चाकू अभी तक मेरे हाथ में ही था। मेरी आंखें अंधेरे में बड़ी होशियारी से इधर देख रही थीं, जिधर से पोशाली को आना था। बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे कि एक हेवला झाड़ियों से निकलकर मेरी झाड़ियों की तरफ बढ़ा। मेरी गिरफ्त चाकू पर मजबूत हो गई। मैंने सांस रोक लिया, मगर वो पोशाली थी। वो झुकी झुकी महर गुरीले की तरह कदम कदम आगे बढ़ाती। मेरे पास आकर पंजों के बल बैठ गई और सरगोशी में कहा, समरनोव के कमरे की बत्ती जल रही है। मैंने पूछा, वो कब तक सोएगा? पोशाली ने सांस खींचकर उसे आहिस्ता से छोड़ते हुए कहा, हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम चुपचाप झाड़ियों की ओट में बैठे रहे। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। पोशाली ने सरगोशी में कहा, बत्ती अभी तक जल रही है। वक्त गुजरता जा रहा था। हमें वहां बैठे बैठे जब तकरीबन आधा घंटा गुजर गया तो पोशाली बेचैन होकर उठी और बोली, इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। अगर वो जाग रहा है तब भी ठीक है, मेरे साथ आओ। हम अंधेरे में झाड़ियों से निकलकर बगले की दीवार के पास आ गए।
मैं दीवार के साथ लगकर घोड़े की तरह झुक गया। उसने मेरी कमर पर पाँव रखा और फिर दीवार की मुठभेड़ को दोनों हाथों से पकड़कर दूसरी तरफ एक निगाह डाली और उसके ऊपर चढ़कर दूसरी जानब क्यारियों में कूद गया। वो ऐसी महारत से कूदी थी कि मुझे उसकी जरा सी धुमक भी नहीं सुनाई दी थी। इसके बाद मैंने उछलकर दीवार की मुठभेड़ को पकड़ा और दोनों टांगें दीवार की मुठभेड़ पर ले आया। मैंने दीवार पर ही बिल्कुल सीधे लेटे लेटे नीचे बाग में देखा। पोशाली एक जगह अंधेरे में सिमट कर बैठी मुझे हाथ से नीचे आने का इशारा कर रही थी। मैं भी आहिस्ता से दूसरी तरफ बगीचे में कूद गया। रोशनी सिर्फ बरामदे तक ही महदूद थी। बगीचे की दीवार के साथ साथ गहरा अंधेरा छाया था। पोशाली दीवार के साथ साथ चलने लगी। अब उसके हाथ में रिवॉल्वर मुझे नजर आया। मेरे हाथ में कमांडो चाकू था। उसे मालूम था कि कहाँ जाकर रुकना और कहाँ से तेजी से गुजर जाना है। मैं उसके पीछे पीछे और उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। वो कभी बरामदे को छोड़कर सामने वाले बरामदे में उस जगह आकर रुक गया जहाँ सफारत खाने की राहदारी आकर खत्म होती थी। मैं भी जहाँ था वहीं रुक गया और अंधेरे में उसे गौर से देखने लगा। इस तरफ बरामदे में कोई बत्ती रोशन नहीं थी। सिर्फ राहदारी के शुरू में जो ट्यूबलाइट लगी थी उसकी धीमी धीमी रोशनी वहां तक आ रही थी। हम एक दूसरे से तकरीबन 7 कदमों के फासले पर अंधेरे में झुके हुए खड़े थे। पोशाली समरनोव के बरामदे के सतून से लिपटी हुई चौड़े पत्तों वाली स्तवई बेल के पीछे थी और मैं छोटे से लान में केले के दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे तक रहा था। पहले हमारा इरादा किचन की तरफ से समरनोव के कमरे में दाखिल होने का था, मगर समरनोव के कमरे की बत्ती बुझी नहीं थी। हमने अब यह तय किया कि हम सामने वाले दरवाजे के पास जाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। पोशाली ने आगे बढ़ने से पहले मुझे सरगोशी में बता दिया था कि सबसे पहले यह देखने की कोशिश करेगी कि कमरे में समरनोव के अलावा कोई और शख्स तो नहीं है। इसलिए पोशाली बरामदे में रेंगती हुई माहिर कमांडो की तरह दरवाजे के साथ वाली खिड़की के करीब गई। मैं उसे बराबर देख रहा था। फिर उसने जरा सा सर उठाकर खिड़की के शीशे में से अंदर देखा और जल्दी से सर नीचे कर लिया। वो इस तरह तेजी से रेंगती हुई मेरे पास आई और सरगोशी में कहा, वो अकेला है, मैं उसे बाहर निकाल लूंगी, तुम दरवाजे की दूसरी जानब आ जाना। जो ही वो बाहर निकले उसे एक ही ज़रब से गिरा देना। इसके बाद हम उसे दबोच लेंगे। इससे पहले कि मैं उसे इस हमले की कमजोरियों से आगाह करता, पोशाली तेजी से रेंगती हुई वापस बरामदे में चली गई। रिवाल्वर उसके हाथ में था। वो बरामदे में दरवाजे से कुछ 7 फुट के फासले पर आकर बैठ गई। वो दरवाजे पर फेंकने के लिए कोई कंकर ढूंढ रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंदर की रोशनी सर्च लाइट की तरह पोशाली के चेहरे पर पड़ी। पोशाली जल्दी से उठ खड़ी हुई। यह समरनोव था। उसने पोशाली को देखते हुए हैरानी से पूछा, तुम इस वक्त यहाँ? ठक की आवाज़ के साथ पोशाली के रिवॉल्वर से गोली निकलकर समरनोव के सीने में पेवस्त हो गई। वो सीने पर हाथ रखकर दोहरा हो गया। पोशाली छलांग लगाकर उसके ऊपर आ गया और ठक ठक से 2 मजीद गोलियां उसके सर पर फायर कर दी। समरनोव वहीं ढेर हो गया। पोशाली ने लपेट कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बरामदे में एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैं भी रेंगता हुआ उसके पास आ गया। पोशाली ने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, मैं अंदर जाकर बत्ती बुझाती हूँ, इसे अंदर खींच लो। वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर समरनोव के कमरे में घुस गया। कमरे की बत्ती गुल हो गई। पोशाली ने दरवाज़ा खोल दिया और हम समरनोव की लाश को घसीट कर उसके कमरे में ले गए। दरवाज़ा बंद करके पोशाली ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, यह तुमने क्या किया पोशाली? वो गुस्से से पुकारती हुई बोली, इसने मुझे देख लिया था, वो शोर मचा सकता था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं लपे कर इसकी गर्दन दबोच सकती। मैं इसको आधे सेकंड का मजीद वक्फा देती तो वो शोर मचा देता। खुदा जाने कम बखत अचानक बाहर क्यों निकल आया था। मैंने झुककर समरनोव की लाश को देखा। वो खून में लथपथ थी। फर्श पर खून बिखरा हुआ था। वो मर चुका था। पोशाली ने बेचैनी से अंधेरे में जरा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। पलट कर धीमी सरगोशी में कहने लगी, मैं अगर फायर न करती तो सिक्योरिटी गार्ड अब तक यहाँ पहुँच चुके होते और हमारा यहाँ से जिंदा बच निकल जाना नामुमकिन था। मैंने पूछा, हमें अब क्या करना होगा? समरनोव तो मर गया, अब हम एनी सैफ का कॉम्बिनेशन कहाँ से हासिल करेंगे? पोशाली ने रिवॉल्वर अपनी पतलून के साथ रगड़ते हुए कहा, अगर यहाँ से वापस चले जाते हैं तो कल हम सबसे पूछगुछ होगी। हो सकता है सफारत खाने के सुराग रसानों को यहाँ कहीं से हमारी उंगलियों के निशान मिल जाए। अब अगर हम सफारत खाने में जाते हैं तो बच नहीं सकेंगे, हमें यकीनन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दीवार पर भी हमारी उंगलियों के निशान पड़े हैं, हम कहाँ कहाँ उन्हें साफ करेंगे? फिर तुम क्या सोचती हो?
मैंने पूछा। कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पोशाली के सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो अंधेरे में मुझे देख रही थी। उसने मेरे बाजुओं को जोर से पकड़ा और बोली, हम इस वक्त हमला करेंगे, मेरे साथ हो। और उसने दरवाज़ा खोल दिया। राहदारी की धीमी रोशनी में निकलते ही वो फर्श पर ऊंधे मुंह लेट गया और उसने कोहनियों के बल राहदारी में रेंगना शुरू कर दिया। पोशाली एक फैसला कर चुकी थी और उस पर अमल भी शुरू कर दिया था। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं भी तेजी से रेंगता हुआ उसके पीछे चला गया। राहदारी खाली थी। सफारत खाने के सामने वाले गेट की जानब से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं साकत हो गया। पोशाली भी रेंगते हुए रुक गई, फिर तेजी से पीछे हटकर मेरे करीब आई और अपना मुंह मेरे कान के साथ लगाकर बोली, यह सनहाली गार्ड की आवाज़ थी। वो पहरा देते हुए कभी कभी होशियार होशियार का सनहाली में नारा लगाता है, मेरे पीछे आओ। हम राहदारी की दीवार के साथ लग कर रेंग रहे थे। मैं इस सारे इलाके से वाकिफ था। आगे जाकर राहदारी उस तरफ घूम जाती थी जिधर निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियाँ थी और जहाँ पोशाली की इतला के मुताबिक रात को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर पहरे पर होते थे। जहाँ राहदारी बाएं तरफ घूम गई थी वहाँ छत के साथ बल्ब जल रहा था। अब यह खतरा सामने था कि किसी भी वक्त कोई सिक्योरिटी ऑफिसर इधर आ सकता है। पोशाली रेंगती हुई दीवार के साथ लगकर वहाँ जाकर रुक गई जहाँ राहदारी घूम जाती थी। उसने सर जरा आगे निकाल कर देखा और फिर पीछे घसीटती हुई मेरे करीब आकर उंगली से इशारा किया, जिसका मतलब था कि वहाँ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। हम मौत के पेट में आ गए थे। पीछे एक लाश भी छोड़ आए थे। मैं पोशाली के पाँव के करीब रेंग कर आ गया था। खुला चाकू मेरे हाथ में था। पोशाली कहनियों के बल आगे बढ़ी। उसने सर बाहर निकाल कर दूसरी जानब देखा, फिर खुदा जाने कहाँ से जैसे एक बिजली सी लपकी वो तड़प कर राहदारी के दरमियान में आकर दोनों टांगें फैलाकर खड़ी हुई, रिवॉल्वर दोनों हाथों में लिया और ठक 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 ऊपर तले 3 फायर कर दिया। साथ ही वो तेजी से बैठ गई और जिधर फायर किया था उधर को लब किया। मैं उसके पीछे पीछे गया। क्या देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की लाश फर्श पर दोहरी पड़ी है। पीछे दरवाज़ा बंद था और ताला लगा था। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की एक ही गोली ने ताला खोल दिया। हम लाश को साथ लेकर तय खाने में आ गए। आगे एक डेवड़ी थी। उसके आगे दीवारों के साथ शेल्फ लगे थे जो छत तक चले गए थे। यहाँ ट्यूबलाइट से रोशन थी। पोशाली यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। पोशाली मुझे लेकर समरनोफ की मेज़ पर आ गया। हमने उसकी दराजों के कफन तोड़ डाले और फाइलों और खुफिया कागजों को देखना शुरू कर दिया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं था। उसके आने का धड़का लगा हुआ था। वो किसी भी वक्त आ सकता था। अचानक पोशाली तड़प कर तय खाने के दरवाजे की तरफ लपकी। उसने दीवार वाले साकट के डब्बे को खोलकर बड़ी एहतियात से अलार्म के तारों को अलग कर दिया। मैंने कहा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? पोशाली समरनोफ के कागजात को देख देख कर फेंकते हुए बोली, कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त हमारा पाँव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ सकता था। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा था कि पोशाली में एक दिलेर कमांडो जैसी जहानत और दूर अंदेशी नहीं है। वो जज्बात की रूह में बहती हुई मुझे भी अपने साथ एक ऐसी जगह ले आई थी जहाँ कदम कदम पर ज़मीन के अंदर बारूदी सुरंगें बिछी थी। हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे और इसके बाद शायद हमारी लाशें भी गायब कर दी जाती और सफारत खाने वालों से कोई नहीं पूछ सकता था। पोशाली फाइलों और कागजात में से ऐनी सेफ के ताले का कॉम्बिनेशन तलाश कर रही थी और सीढ़ियों में सिक्योरिटी ऑफिसर का खून बिखरा हुआ था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अगर आ जाता है तो फिर हमारी खैर नहीं थी। अगर अलार्म नहीं बोलता तो वो एक फायर करके सफारत खाने के सब लोगों और दूसरे गार्ड्स को बेदार कर सकता है। मैंने पोशाली के करीब जाकर कहा, खुदा के लिए वक्त ज़ाय न करो, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सेफ के ताले पर फायर करो, शायद खुल जाए। आयनी सेफ दीवार के साथ कोने में लगा था। पोशाली जल्दी से सेफ के पास ही रिवॉल्वर की नाली को सेफ के गोल हैंडल नुमा ताले के साथ लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली फौलादी ताले से टकराई तो ज़्यादा आवाज़ बुलंद हुई। उस आवाज़ ने हमारे असाब को झंझोड़ कर रख दिया। यह खतरे के अलार्म की आवाज़ थी जिससे सारी इमारत गूंज उठी थी। पोशाली ने करीब आते खतरे से बेनियाज होकर सेफ के यानी दरवाजे को खोलने के लिए झटका दिया, मगर सेफ बंद थी। मैंने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकलो। हम दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर अब ऊपर लोगों के भागने और एक दूसरे को आवाज़ें देने का शोर बुलंद हो रहा था। फिर सीढ़ियों पर तेजी से उतरते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी और एक फायर हुआ। मैं और पोशाली छलांग लगाकर सीढ़ियों के पीछे हो गए। जो ही पहला आदमी दरवाजे में नमदार हुआ, पोशाली के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उसके सीने में पेवस्त हो गई।
और वो लड़खड़ा कर गिरा। उसके हाथ में सब मशीन थी। इसके बाद दरवाजों में से हम पर फायर आने लगा। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, मगर अफसोस पुशाली के रिवॉल्वर में ज़्यादा गोलियां नहीं थी। जब हमारी तरफ से कोई फायर ना हुआ तो डेवड़ी वाले दरवाजे की ओर से 2 सिक्योरिटी गार्ड छलांगे लगाकर कमरे में कूदे और एकदम से फर्श पर लेट कर उन्होंने धड़ाधड़ फायर खोल दिया। गोलियां मेज के ऊपर खच्चे उड़ाने लगी। 2 और सिक्योरिटी गार्ड छलांग लगाकर अंदर घुसे और उन्होंने हमें हाथ खड़े करने का हुक्म दिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने पुशाली की तरफ और पुशाली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पूरा दम चमक थी। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था। उसे आखिरी दम तक यकीन था कि वो वहां से निकल जाएगी। गार्ड्स ने हमें निहत्था देखा तो हमारे हाथ खड़े करने का भी इंतजार न किया और हम पर पल पड़े। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने हमें अपने काबू में कर लिया। उस वक्त तक मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स और गैर मुल्की सफ़ीर और उसके अमले के आला अफसर भी शाबखाबी के लिबास में नीचे आ चुके थे। सफ़ीर का सर बीच में से गंजा था और वो काफ़ी मुअम्मर था। उसने हम दोनों को घूर कर देखा और फिर रहनी सैफ के पास जाकर उसका जायजा लिया। अपनी ज़बान में उसने सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडर को कुछ कहा और अपने एहलकारों के साथ तेज़ी से ऊपर चल दिया। हमारे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई थी। जिन हालात में हम पकड़े गए थे वो नाकाबिल यकीन और बेबसी कर देने वाले हालात थे। ऐसे हालात में कोई जादूगरी दुश्मन के निर्गय से निकल सकता है। सिक्योरिटी कमांडर ने मेरा चाकू और पोशाली का रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने हमारी तलाशी ली। पोशाली की जेब से नैलून की रस्सी बरामद हुई। यह बड़ी गनीमत बात थी कि बॉल पॉइंट ट्रांसमीटर अपने साथ नहीं लाए थे। दोनों ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट हमने पोशाली के फ्लैट में उसके पलंग के गद्दे के नीचे रख दिए थे। इसकी वजह यह थी कि हमने अपने एजेंट की हिदायत के खिलाफ यह ऑपरेशन किया था और जाहिर है हमें उससे रब्ता पैदा करने की ज़रूरत नहीं थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि पोशाली का फैसला जज्बाती था और हमने इस ऑपरेशन पर ज़्यादा सोच विचार नहीं किया था। पोशाली को और मुझे पहचान लिया गया था। हम दोनों इसी सफारत खाने में मुलाजिम थे। हमें इस खाने से भी नीचे एक तरी कोठरी में धकेल कर दरवाज़ा मकफल कर दिया गया। अंधेरे में हम एक दूसरे को देखने की कोशिश करने लगे, मगर यहाँ बहुत तारीकी थी। पोशाली ने जैसे दांत पीसते हुए कहा, सैफ में 2 अलार्म लगे हुए थे। मैंने पूरी रिसर्च नहीं की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ खुफिया माइक्रोफोन उसब हो। पोशाली खामोश रही। उसने अंधेरे में मेरे कान के करीब मुँह लाकर कहा, कुछ भी हो जाए हमें ज़बान नहीं खोलनी होगी। हम इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। मैं चुप रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात ने जैसे यलगार कर रखी थी। पोशाली एक बार फिर अपने होंठ मेरे कान के करीब ले आई। ये हमें किसी कोर्ट में पेश नहीं करेंगे। हमारी खबर किसी को मालूम नहीं होगी। हम एक गैर मुल्की सफारत खाने में कैद थे। सफारत खाना उस मुल्क का छोटा सा हिस्सा होता है और वहाँ मकामी पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ उस मुल्क का अपना कानून चलता है जिसका सफारत खाना होता है। अगर ये लोग हमें कत्ल भी कर दें तो बाहर की दुनिया को कानू कान खबर भी नहीं हो सकती थी। इस एतबार से हम बुरी तरह फंस चुके थे। अब तक इन लोगों को समरनोव के कत्ल का भी इल्म हो गया होगा। मुझे यकीन था कि ये लोग हमसे पूछगछ ज़रूर करेंगे, अभी हलाक नहीं करेंगे। वो हमें अजियत देते हुए हलाक करेंगे। मैंने पोशाली के कान के करीब मुँह ले जाकर सरगोशी में कहा, हम हरगज हरगज नहीं बताएंगे कि चाणक्य प्लांट का ब्लू प्रिंट चुराने आए थे।